जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो लगभग हम लोगों ने सारे सवालों को कंप्लीट कर ही लिया था। पीवाईक्यू भी देख लिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, टेस्ट भी लगा लिया। अब एक बच गया था आपका प्रोजेक्ट रेल के द्वारा जो आप लोगों का टेस्ट लिया जा रहा था, मंथली टेस्ट हो या फिर वीकली टेस्ट हो, उसके कुछ सवालों को हम लोग आज देखेंगे एक ही वीडियो में। ठीक है, क्योंकि समय कम बचा है तो हम लोग एक ही वीडियो में सारा को कवर करेंगे काफ़ी फास्ट। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं हम आपका पहला सवाल बिना बातें करते हुए। तो सबसे पहले सवाल में देखिए, कहा गया आपसे कि बजट किसे कहा जाता है। ऑप्शंस आपके पास है। तो ये जो बजट होता है ये सरकार की वार्षिक आय का क्या होता है, विवरण होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आय और व्यय यानी जितना कमाया जितना खर्च किया उसका विवरण होता है, स्टेटमेंट ऑफ एनुअल इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए। इसमें कह रहा है कि भारतीय संविधान में बजट को किस नाम से जाना जाता है। तो भारतीय संविधान में बजट को जाना जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जाना जाता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसमें कह रहा है कि बजट का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है। अब ये जो बजट है इसका निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर जो होता है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए। कह रहा है कि बजट वर्ष भारत में कब से कब तक होता है। बजट वर्ष जो होता है वो भारत में कब से कब तक होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा सवाल है ये। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है। कौन बजट का प्रकार नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए, राजस्व बजट, पूंजीगत बजट, विकास बजट, कर बजट। कर बजट नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपसे कहा गया है कि सरकार के राजस्व व्यय के और पूंजी व्यय के सही उदाहरण कौन से हैं। तो सरकार के राजस्व व्यय और पूंजी व्यय का जो सही उदाहरण है वो है आपका ब्याज भुगतान और स्कूल भवन का निर्माण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आप लोग देख लो, आपके पास नोट्स है ही अवेलेबल है, सारा कुछ आपके पास अवेलेबल है, उसको एक बार रिवीजन करके चल जाइएगा। ये सब सब्जेक्टिव है, आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे आते हैं कि मांग लोच क्या है, आपको यहाँ पे बताना है। तो मांग लोच एक गुणात्मक कथन है या फिर मात्रात्मक है या फिर ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक मात्रात्मक कथन है। ठीक है, आइए। उत्पादन फलन में उत्पादन किसका फलन है। तो उत्पादन फलन में उत्पादन उत्पत्ति के साधन का फलन है। किसका फलन है, उत्पत्ति के साधन का फलन है। कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग में क्या होगा। तो कॉफ़ी के मूल्य में वृद्धि जब होगी तो चाय की मांग बढ़ जाएगी। ऑप्शन नंबर क हो जाएगा। कह रहा है कि दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध है। दीर्घकालीन उत्पादन फलन का संबंध किसके, पैमाने के प्रतिफल के नियम से। ऑप्शन नंबर ख हो जाएगा। कृषि में मुख्यतः लागू होता है, कृषि में मुख्यतः लागू होता है क्या, उत्पत्ति ह्रास का नियम। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, निम्नलिखित में से किसके अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। तो किसके अनुसार हो जाएगा, हार्टल विदर्स के अनुसार। ठीक है, वस्तु विनिमय प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सी कठिनाइयाँ हैं। तो वस्तु विनिमय प्रणाली की जो कठिनाइयाँ हैं, दोहरे संयोग का अभाव है, वस्तु विभाजन में कठिनाई है, सर्वमान्य मूल्य मापक अभाव है। तो उपयुक्त में से सभी होगा। ठीक है, भारत में 1 रुपये का नोट जारी का अधिकार करने का अधिकार किसके पास है। तो ये है आपके केंद्रीय सरकार के, केंद्र सरकार, रिजर्व बैंक, विश्व बैंक नहीं, केंद्र सरकार के पास है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है कि शाख गुणक क्या होता है, यानी कि फॉर्मूला बताना है। तो ये हो जाएगा 1/CPR। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, आप लोग उसको क्या कीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये सारा क्वेश्चन है और ये सब पुराने क्वेश्चन है, इसका आंसर आपके पास ऑलरेडी होगा ही होगा। ठीक है, तो ये सब आप लोगों को करके जाना है। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि कुल अवधारणा के अनुसार फर्म के संतुलन के लिए क्या आवश्यक है। तो फर्म के संतुलन के लिए आवश्यक होगा TR तथा TC में अधिकतम अंतर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 2 में। देखिए कहा गया है कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में AR और MR में क्या संबंध होता है। तो AR और MR क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किस बाजार दशा में सीमांत आगम शून्य और ऋणात्मक हो सकता है। तो किस में हो सकता है भाई, तो मोनोपोली यानी एकाधिकार में और एकाधिकारी प्रतियोगिता में, यानी दोनों में हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पे। इसमें कह रहा है कि एक वस्तु 5 इकाई बेचने पर कुल आयाम 100 रुपया है, 6 इकाई बेचने पर 8 रुपया है, 6 इकाई किस कीमत पर चाहिए। इसको मैंने आपको करवा दिया था इसकी पिछली वीडियो में, इसमें एक ही सवाल है। ठीक है, तो उसको आप लोगों ने देखा होगा उस पहले वाला वीडियो, तो आपको ये कन्फर्म हो गया होगा। इसका 18 रुपया प्रति इकाई आंसर आ जाएगा।
नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5 में, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाजार वास्तविक जीवन में मौजूद है। तो कौन सा बाजार मौजूद है, तो एकाधिकार प्रतियोगिता, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कहा गया आपसे, किस बाजार में एक फर्म कीमत निर्धारक होता है। ठीक है, किस बाजार में एक फर्म जो होता है वो कीमत का निर्धारक होता है। तो कौन से बाजार में होता है, एकाधिकार बाजार में। ठीक है। अच्छा, अत्यधिक मांग के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न होगी। तो अत्यधिक मांग के कारण जो समस्या उत्पन्न होती है वो होती है मुद्रास्फीति। क्या हो जाता है, मुद्रास्फीति हो जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 में, इसमें देखिए कहा गया है कि भारत का वित्तीय वर्ष क्या है। तो भारत का जो वित्तीय वर्ष है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन अप्रत्यक्ष कर है, आपको पहचानना। अप्रत्यक्ष कर कौन होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, तो आयकर ये डायरेक्ट है, वेल्थ भी डायरेक्ट होता है, गिफ्ट भी आपका डायरेक्ट होता है। तो उत्पाद शुल्क यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बजट प्राप्तियों के संगठक निम्नलिखित में से कौन है। तो बजट प्राप्तियों के संगठक है राजस्व प्राप्तियाँ, पूंजीगत प्राप्तियाँ। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आय के चक्रीय प्रवाह का भरण है। तो यहाँ पे आय के चक्रीय प्रवाह का भरण सरकारी व्यय। ठीक है। अगला सवाल है कि सामूहिक आर्थिक क्रियाकलापों को मापने का आधार क्या है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आय का चक्रीय प्रभाव। ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय आय व इसके अवयव पर पुस्तक लिखी थी, किसने लिखी थी। तो साइमन कुजनेटस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय किसने लिखी थी। तो ब्रिटिश भारत में राष्ट्रीय आय को लिखा था VKRV राव ने, VKRV राव ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, कहा गया कि भारत में अमेरिकी दूतावास के कर्मचारियों के वेतन भत्तों को किस देश के घरेलू उत्पाद में शामिल किया जाएगा। तो कौन किस में किया जाएगा वो आपको बताना है। तो अमेरिका में किया जाएगा। ठीक है। अच्छा, आर्थिक कल्याण का सही सूचक कौन सा है। तो मानव विकास सूचकांक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बाकी यहाँ पर कुछ सब्जेक्टिव है, इसको आप लोगों को देख कर जाना है। ठीक है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग इसका प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो नेक्स्ट अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल है कि कृषि उपकरण के लिए लिया गया ऋण प्रायः किस वर्ग में आता है। तो जब कृषि उपकरण के लिए हम लोग ऋण लेते हैं वो मध्यकालीन ऋण में आएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है आपका कि नाबार्ड कब स्थापित हुआ था। तो नाबार्ड की जो स्थापना हुई थी वो 12 जुलाई 1982 को हुआ था, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन 3 है कि ग्रामीण शाख एवं विकास की शीर्ष संस्था है, किसकी संस्था है ये शीर्ष। तो ये नाबार्ड की शीर्ष संस्था है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मानव विकास है, मानव विकास क्या है ये आपको बतानी है। तो मानव विकास एक साध्य है, क्या है, एक साध्य है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि मानव पूंजी से में सम्मिलित है, मानव पूंजी में क्या सम्मिलित है ये आपको बताना है। तो श्रमिक तथा उद्यमी दोनों, मानव पूंजी में श्रमिक और उद्यमी दोनों सम्मिलित है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका एक सूचक जो देश के मानव विकास को मापता है, कौन सा सूचक है वो। तो HDI। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कौन संस्था किसानों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं प्रदान करती है। तो कौन सी संस्था किसानों को प्रत्यक्ष ऋण नहीं देती है। तो नाबार्ड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आपका मानव पूंजी में सम्मिलित है, मानव पूंजी में कौन सम्मिलित है आपको बताना है। तो स्वास्थ्य भी है, शिक्षा भी है, व्यावसायिक कौशल भी है, तो इनमें से सभी होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी नामक पुस्तक का लेखक कौन है आपको बताना है। तो JM केन्स, ऑप्शन नंबर सी। उत्पादन में सक्रिय घटक क्या है। तो उत्पादन में सक्रिय घटक है आपका मानव पूंजी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको देख लीजिए, आपके पास नोट्स तो अवेलेबल है ही, प्रीवियस ईयर का सारा कुछ आप लोगों को मैंने दे दिया है, यहाँ से आप इसको एक बार रिवीजन करके जाइएगा ये सारे क्वेश्चन को। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है, सामान्य लाभ की दशा में कीमत किसके बराबर होती है। तो सामान्य लाभ की दशा में जो कीमत होती है वो न्यूनतम औसत लागत के बराबर होती है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला सवाल है कि किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है, किसी वस्तु का जो मूल्य निर्धारित होगा वो मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित होता है, किसके द्वारा, मांग और पूर्ति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, कह रहा है कि बाजार मूल्य पाया जाता है, बाजार मूल्य किस में पाया जाता है, अल्पकालीन बाजार में। कहाँ पाया जाएगा, अल्पकालीन बाजार में पाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में असामान्य लाभ के क्या कारण हो सकते हैं। तो पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में असामान्य लाभ के कारण होंगे नए फर्मों का प्रवेश। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कि भुगतान संतुलन में निम्नलिखित में से किन दो मदों को सम्मिलित की जाती है। तो दृश्य मद है, अदृश्य मद है, तो ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 6 में। कहा गया भुगतान शेष के चालू खाता में शामिल की जाती है। तो भुगतान शेष के चालू खाता में शामिल होगा वस्तुओं का आयात निर्यात, सेवाओं का आयात निर्यात, चालू अंतरण, तो इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, अल्पकालीन ऋण को भुगतान शेष के किस खाता में शामिल किया जाता है। तो ये होता है पूंजी खाता में। किस में? पूंजी खाता में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका कि भारत में पहली बार न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की शुरुआत कब की गई थी। तो ये हुआ था आपका 1966 से 67 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 9 में। कहा गया कि जब कीमत न्यूनतम लागत से कम होगी तो फर्मों को क्या प्राप्त होगा। तो फर्मों को प्राप्त होगा आपका हानि। क्या प्राप्त हो जाएगा? हानि प्राप्त होगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10 पे। कहा गया है एक फर्म साम्य की स्थिति में होती है जब कि, ठीक है, तो जबकि अपने उत्पादन स्तर को बदलने का तैयार ना हो, अधिकतम लाभ अर्जित कर रही हो। तो उपयुक्त में से दोनों हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसके बाद कुछ यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है, इसका आप लोगों को रिवीजन करके जाना है। ठीक है, देख लीजिएगा। तो आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।